इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। बूमरैंग समझते हैं आप? ये एक खिलौना भी है और एक हथियार भी है। इसे फेंकने पर यह दूर जाता है और फिर घूमकर यह फेंकने वाले के पास से उड़कर वापस चला आता है। अगर इसे समय पर ना पकड़ें तो फेंकने वाले को इससे चोट भी लग सकती है। तो बांग्लादेश भी भारत विरोध और इस्लामिक कट्टरवाद के बूमरैंग से भारत पर हमला कर रहा है, लेकिन हो यह रहा है कि इस बूमरैंग से वो खुद ही घायल हो रहा है, खुद ही जख्मी हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, फॉरेन सेक्रेटरी के बांग्लादेश विजिट के बाद ऐसा लगा था कि बांग्लादेश के बर्ताव में शायद कोई सुधार आ जाए, लेकिन इन कंगलुओं में हर दिन कुछ ना कुछ ये ऐसा कर रहे हैं जो सीधे सीधे वहां रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है। लेकिन इस्लामिक कट्टरवाद में ये अंधे हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि बांग्लादेश को ये नहीं दिख रहा है कि इससे खुद उसे कितना नुकसान हो रहा है। कुदरत का निजाम चल निकला है, भगवान की लाठी बांग्लादेशियों पर पड़नी शुरू हो चुकी है और बांग्लादेश का बेड़ा गर्क होना शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने का अब एक नया तरीका निकाला गया है। उनके घरों और मंदिरों को निशाना बनाए जाने के बाद अब उनके कारोबार को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। ढाका ट्रिब्यून की इस खबर को देखिए। खबर बता रही है कि ढाका में उन रेस्टोरेंट्स के बहिष्कार का ऐलान करते हुए एक रैली निकाली गई है जहां बीफ नहीं बेचा जाता, यानी बीफ के नाम पर सीधे सीधे हिंदू रेस्टोरेंट्स ओनर्स को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम कंज्यूमर राइट्स काउंसिल ने ओल्ड ढाका में ये रैली निकाली थी। ये उसी रैली की तस्वीरें हैं। रैली में शामिल लोग हाथों में बैनर थामे हुए थे जिस पर लिखा था गोबर या बीफ। रैली के दौरान भारत और हिंदू विरोधी नारे भी लगाए जा रहे थे। रैली निकाल रहे कट्टरपंथी चिल्ला चिल्ला कर नारे लगा रहे थे, कह रहे थे कि बीफ नहीं बेचने वाले रेस्टोरेंट भारत के एजेंट हैं, हिंदूवादी हैं, इसलिए उनका बायकॉट करो। एक नारा यह भी लगाया जा रहा था कि गाय का गोबर या बीफ बीफ बीफ, यानी आप क्या खाएंगे, गाय का गोबर या गाय का मांस। जवाब के तौर पर नारे लग रहे थे गाय का मांस। इस संगठन के कन्वेयर ने कहा कि मुसलमानों के लिए गाय का मांस खाना फर्ज नहीं है, लेकिन यह इस्लाम की पहचान है। वहीं जब हिंदुओं के लिए गाय आस्था का मुद्दा बनती है तो मुसलमानों के लिए गाय का मांस खाना फर्ज बन जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि वो गाय का मांस सिर्फ इसलिए खाते हैं क्योंकि उन्हें हिंदुओं को चढ़ाना है, क्योंकि हिंदू गाय को मां मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, इसलिए उन्हें गाय का मांस खाना है। तो इस रैली के दौरान मांग की गई कि सभी रेस्टोरेंट्स में बीफ बेचना अनिवार्य किया जाए। इसके साथ ही हिंदुओं के रेस्टोरेंट्स को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने बीफ बेचना शुरू नहीं किया तो कोई और धंधा शुरू कर ले। ये सीधे सीधे हिंदू रेस्टोरेंट मालिकों और रेस्टोरेंट वर्कर्स को टारगेट करने की कोशिश है। हिंदू रेस्टोरेंट में आमतौर पर बीफ नहीं बिकता है। अगर बांग्लादेश में बीफ के नाम पर हिंदुओं के रेस्टोरेंट्स को टारगेट किया जाएगा तो उनका धंधा पानी चौपट हो जाएगा। रैली में बार बार यह बताया जा रहा था कि बांग्लादेश की कुल आबादी का 98% मुस्लिम्स हैं और वो अपने खाने में बीफ चाहते हैं, लेकिन कई हिंदूवादी रेस्टोरेंट्स बीफ नहीं परोसते और यह मुस्लिम्स कस्टमर्स के अधिकारों का हनन है ना गजब की बात। अरे भाई, तुम्हें बीफ ही खाना है तो तुम उन रेस्टोरेंट्स में जाओ जहां बीफ मिलता है, वहां क्यों जाना जहां बीफ नहीं परोसा जाता। भारत में हर शहर में ऐसे हजारों हजार रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स मिल जाएंगे जो या तो केवल वेज हैं या फिर केवल नॉन वेज हैं। अब वेज खाने वाला ग्राहक नॉन वेज रेस्टोरेंट्स में जाकर वेज क्यों मांगेगा? लेकिन कट्टरता और हिंदू विरोध में ये रैडिकल बांग्लादेशी इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि वो हिंदुओं को टारगेट करने का कोई ना कोई नया बहाना ढूंढ रहे हैं। और ये उस बांग्लादेश में हो रहा है जहां के केयर टेकर गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर को नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि कट्टरता और नफरत का यह बूमरैंग बांग्लादेश की ही बैंड कैसे बचा रहा है। द इंडियन टेक्सटाइल जर्नल की यह खबर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को मिर्ची लगाने वाली है। यह खबर देखकर हिंदुओं और भारत का विरोध कर रहे बांग्लादेश की कट्टर जमात बौखलाने और बिलबिलाने लगेगी। खबर बता रही है कि सूरत के गारमेंट सेक्टर को 20 से 25% तक की बढ़त के आसार नजर आ रहे हैं। और इसकी वजह क्या है?
वजह है दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स जो पहले बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्रीज को अपने ऑर्डर दिया करते थे, अब वो भारत की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। खबर बता रही है कि रेडीमेड गारमेंट्स के दुनिया के कई दिग्गज ब्रांड्स सूरत की गारमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, प्रोडक्शन और सप्लाई के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मानना है कि अगर ये इंक्वायरी ऑर्डर में बदलती है तो सूरत की गारमेंट इंडस्ट्रीज में करीब 25% का बूम आ जाएगा। आशीष गुजराती साउदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बताया है कि सूरत का गारमेंट सेक्टर मुख्य रूप से एथनिक वियर, कुर्तियां और महिलाओं के कम कीमत वाले ड्रेसेस और डेनिम के कपड़े बनाता है। आशीष ने बताया कि बांग्लादेश में जब से सिविल और पॉलिटिकल केओस पैदा हुआ है, तब से दुनिया के कई बड़े ब्रांड्स सूरत की इंडस्ट्रीज को लेकर क्वेरी यानी पूछताछ कर रहे हैं। कई लोकल और छोटी कंपनियों को तो ऑर्डर्स पहले से ही मिल रहे हैं। अब अगर पूछताछ करने वाले कुछ बड़े ब्रांड्स बांग्लादेश से सूरत की तरफ शिफ्ट होते हैं तो सूरत के गारमेंट इंडस्ट्रीज की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो ग्लोबल ब्रांड्स केवल इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी तो ऑर्डर दिया नहीं है, तो जरा ठहरिए। ये तो बात केवल सूरत के गारमेंट सेक्टर की हो रही थी। ग्लोबल ब्रांड्स तो पहले ही भारत आ चुके हैं। तमिलनाडु की गारमेंट इंडस्ट्रीज को तो काफी पहले से इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऑर्डर मिलने शुरू हो चुके हैं। तमिलनाडु का तिरुपुर गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का हब है। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट और बवाल ने कई अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स को तिरुपुर के दरवाजे पर ला खड़ा किया। देखिए, तिरुपुर एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन का यह आर्टिकल क्या कहता है। इसकी हेडलाइन है, तिरुपुर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बूम एमिड बांग्लादेश अनरेस्ट। मतलब ये कि बांग्लादेश की अशांति के बीच तिरुपुर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जबरदस्त तेजी। इस आर्टिकल में बताया गया है कि लगभग 2 साल तक तिरुपुर की गारमेंट इंडस्ट्रीज सुस्त पड़ी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और ब्रिटेन से मिले ऑर्डर्स के बाद बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनरेस्ट का सीधा फायदा यहां की इंडस्ट्रीज को हुआ है। यानी जो ब्रांड्स पहले बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्रीज को ऑर्डर देते थे, वो तिरुपुर के मैन्युफैक्चरर्स को देने लग गए हैं। तिरुपुर एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एम सुब्रमण्यम के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम के इंपोर्टर्स भारत और यूके के बीच की फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का वेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह अगले साल की शुरुआत में हो जाएगा, लेकिन अमेरिका से स्प्रिंग सीजन के लिए ऑर्डर मिलने शुरू हो चुके हैं। इसी वजह से कुछ महीने पहले तक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स केवल 60 to 65% की क्षमता से चल रही थी, अब वो अधिक क्षमता के साथ काम कर रही हैं। कई अमेरिकी वेंडर्स जो पहले बांग्लादेश से कपड़े बनवाते थे, अब वो भारतीय वेंडर्स के पास आ रहे हैं। तिरुपुर की गारमेंट इंडस्ट्रीज ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 35,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और उम्मीद है कि अगले साल ये 40,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। वैसे अभी भी बांग्लादेश का गारमेंट एक्सपोर्ट भारत की तुलना में बहुत ज्यादा है, लेकिन बांग्लादेश में जो हालत पिछले 6-7 महीनों से हालात बने हुए हैं, उससे भारत के गारमेंट सेक्टर को फायदा तो जबरदस्त हो रहा है। अब जब भारतीय रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को दुनिया भर के ब्रांड्स लगातार ऑर्डर दे रहे हैं, तो जाहिर है ना केवल रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है, बल्कि रिकॉर्ड कमाई भी हो रही है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर 3 नवंबर की है। खबर बांग्लादेश के अनरेस्ट और उससे भारत के गारमेंट एक्सपोर्टर्स को हो रहे फायदे बता रही है। देखिए क्या लिखा है। इस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 6 महीने में भारत के गारमेंट एक्सपोर्ट में 8.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इसी टाइम पीरियड में गारमेंट एक्सपोर्ट में 15% की गिरावट आई थी। केवल सितंबर में ही 17.3% का इजाफा हुआ था। बांग्लादेश में हुए बवाल की वजह से इस साल जनवरी से लेकर जून तक के बीच अमेरिका को किया जाने वाला गारमेंट एक्सपोर्ट 11% गिर गया। पिछले साल इसी टाइम पीरियड में यह $3.82 बिलियन का था, जबकि इस साल यह केवल $3.40 बिलियन का रह गया है। और ऐसा नहीं है कि विदेशी कंपनीज के ऑर्डर केवल तमिलनाडु के मैन्युफैक्चरर्स को ही मिल रहे हैं। केरल और कर्नाटक के साथ साथ यूपी में भी ऑर्डर आ रहे हैं। भारत के और भी दूसरे राज्यों में जहां पर टेक्सटाइल से जुड़े काम किए जा रहे हैं, वहां की भी गारमेंट इंडस्ट्री को ऑर्डर मिल रहे हैं। यानी बांग्लादेश के बवाल का सीधा फायदा भारत की गारमेंट इंडस्ट्रीज को हो रहा है। बांग्लादेश में ना केवल सिविल और पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, बल्कि हालात ऐसे बने कि उसने ग्लोबल बायर्स का भरोसा बांग्लादेश के ऊपर से बिल्कुल उठा दिया। और इस बवाल और बायर्स के डगमगाते भरोसे ने भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सहारा दे दिया। 14 नवंबर को अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने एक डेटा जारी किया था। इसमें बताया गया था
कि भारत का रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस साल अक्टूबर में 35.1% ज्यादा है। अक्टूबर 2022 से अगर तुलना की जाए तो ये 24.1% ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अप्रैल से अक्टूबर तक के बीच रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट 8,732.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के इसी टाइम पीरियड से 11.6% ज्यादा है। और भारत की रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री की इस कामयाबी का डंका भी खूब बज रहा है। बांग्लादेश को भी समझ में आ रहा है कि हालात बद से बदतर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश को चलाने वालों का एजेंडा अभी देश का डेवलपमेंट नहीं है, अपनी दम तोड़ती इंडस्ट्रीज में जान फूंकने का नहीं है। वो तो देश को रेडिकल इस्लामिक बनाने पर जोर दे रहे हैं। और गजब ये कि इल्जाम भी दूसरों पर मढ़ रहे हैं। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्रीज जबरदस्त क्राइसिस में डूबती जा रही। ये सितंबर की खबर है, जब अशुलिया, सावर और गाजीपुर में एक के बाद एक कर 170 फैक्ट्रीज बंद कर दी गई। सितंबर से अब दिसंबर हो गया, लेकिन हालात नहीं बदले। देखिए, ये ढाका ट्रिब्यून की खबर 12 दिसंबर यानी आज की ही है। अशुलिया में 12 और फैक्ट्रीज पर ताला लग गया है। बेक्सिमको बांग्लादेश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है, उसका सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क है। टेक्सटाइल इनसाइट्स की एक खबर बता रही है कि बेक्सिमको की हालत भी खराब हो चुकी है। बांग्लादेश के 170 से अधिक बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के पास ना तो पैसा है, ना ही कच्चा माल मंगवाने के लिए लोन। इनमें से 23 यूनिट्स तो खुद 23 की 23 बेक्सिमको की हैं, और इस कंपनी ने इन सभी यूनिट्स को बंद कर दिया है। यानी बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्री के जहाज में एक नहीं, सैकड़ों छेद हो चुके हैं, और धीरे धीरे ये जहाज डूब रहा है। लेकिन तख्ता पलट के बाद पावर में आए लोग इसके लिए भी खुद की बजाय दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यह है सखावत हुसैन, बांग्लादेश के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर। बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर की पोस्ट नहीं है, जिन्हें भी जिम्मा मिला है वो एडवाइजर का ही मिला है। जैसे मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर हैं, पीएम नहीं। तो सखावत हुसैन, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज में चल रहे लेबर क्राइसिस को दूर करें और फैक्ट्रीज को बंद होने से बचाएं, लेकिन इसके बजाय वो आरोप लगा रहे हैं कि गारमेंट सेक्टर में जो बवाल मचा हुआ है उसके लिए बाहरी ताकतें जिम्मेदार हैं। अरे भाई, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। बांग्लादेश को महीने महीनों तक जलाया है तुम लोगों ने। स्टूडेंट मूवमेंट के नाम पर जमकर हिंसा की है। अमेरिका के बैकअप से शेख हसीना की सरकार गिराई है, और इस केओस में बांग्लादेश में चल रहा लेबर क्राइसिस और बड़ा बन गया है। अब ये तुमसे संभल नहीं रहा तो तुम दूसरों को दोष दे रहे हो, टोपी ट्रांसफर कर रहे हो, मरते रहो दूसरों पर इल्जाम, पाकिस्तान की तरह। भाई, तुम्हारे इस नकारेपन का फायदा हमें तो मिलेगा ही, और मिल भी रहा है। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो भारत की रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज अगले कुछ सालों में बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ देगी, ये तय है। तुम बनाओ बांग्लादेश को रेडिकल इस्लामिक देश, कट्टर इस्लामिक देश। हम तो डेवलपमेंट के एजेंडे पर ही आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। फिर मत चिल्लाना कि भारत ने ऐसा कर दिया, भारत ने वैसा कर दिया। ये भारत नहीं, ये भगवान कर रहा है। भगवान की लाठी पड़ रही है तुम लोगों पर, जैसे पाकिस्तान पर पड़ी है, और ये इस कदर तुम्हें तोड़ेगी, तुम्हें अंदाजा नहीं। इसलिए वक्त है, संभल जाओ, हिंदुओं पर जुल्म बंद कर दो, और नहीं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि बांग्लादेशियों के पास ये वीडियो पहुंचे, और कम से कम इस वीडियो को देखकर उन्हें लगे कि बाप रे बाप कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो शायद वो समझ जाए, वरना मुझे लगता नहीं है कि वो समझेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डायरेक्ट की वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,